एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई प्राणी है उसका नाम मानव है। नर से नारायण बना सके, यही शिक्षा का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है। मातृभाषा के माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं या बच्चों को ज़्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते हैं? बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब भी बच्चा सुनता है। जी। हमारे भारत का एक कपिल जर्मनी के अंदर रह रहा था। अपने छोटे बच्चे को वहाँ के जर्मन स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेकर के गए। स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसने पूछा, घर में कौन सी भाषा बोलते हो? तो बोला कि हम तो घर में हिंदी बोलते हैं। कि घर में आप हिंदी बोलते हो और बच्चे को जर्मन स्कूल में दाखिल कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इसको अगर हम वैदिक शिक्षा के साथ कुछ है जो भारत कर सकता है या उसे करना चाहिए? जब कोई बीज नहीं बना सकता तो ज्ञान का बीज कैसे को बना सकता है? इस ज्ञान के बीज का नाम ही वेद है। इस मनुष्य मात्र के कल्याण वाले विज्ञान को डेवलप करने का अगर किसी के पास जो है मूल है, उसका नाम वैदिक शिक्षा है। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजत मिश्रा और आज हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ डॉक्टर श्री सत्यपाल सिंह जी हैं, जो न सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं बल्कि एक कुशल राजनेता और भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनने वाले आईपीएस में सर्वप्रथम आईपीएस में से एक रहे हैं और इन्होंने 1980 में आईपीएस बैच ज्वाइन किया और महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही सर भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाटर रिसोर्सेज, रिवर रिजुविनेशन और गंगा रिजुविनेशन मंत्रालय में भी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ये न सिर्फ वेद और संस्कृति के ज्ञाता हैं बल्कि वैदिक साहित्य और लिटरेचर में काफ़ी रुचि रखते हैं। साथ ही ये शाकाहार और वैदिक ज्ञान प्रणाली को का प्रचार प्रसार करने और उनके लिए एडवोकेसी करने में काफ़ी आगे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा साथ का रजत जी। जी सर, चूँकि सबसे पहले आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे नई शिक्षा नीति पर पूछना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? और पुरानी जो नीतियाँ रही हैं, उसके कंपैरिजन में आप इसे किस तरह से देखते हैं? रजत जी, यह सारी दुनिया मुझे कहना चाहिए जी। ये मानते हैं कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई प्राणी है उसका नाम मानव है, मनुष्य है। लेकिन मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाया जाए, वो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आज भी इसके प्रमाण आपको बहुतायत मिलेंगे। आप अंडमान निकोबार में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चले जाइए, ऐसी कुछ जनजातियाँ आपको मिलेंगी जो शिक्षा के अभाव में आज भी ठीक से रहना नहीं सीखी है। जी। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए, जॉर्ज पंचम ने किया हमारे देश के अंदर। जब अकबर यहाँ का बादशाह था, उसने एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया। छोटा बच्चे को जो है जंगल में छोड़ दिया जी। और 12-12 वर्ष तक वो बच्चे, बोलने की बात तो छोड़ दी, जो 2 पैरों पर खड़े होकर के भी चलना नहीं सीख पाए। मानव के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। उसको चलना भी सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, तैरना भी सिखाना पड़ता है, पढ़ना भी सिखाना पड़ता है। जी। अगर उस तरह उत्कृष्ट प्राणी है, उसको हमको बनाना है, तो उसके लिए आज शिक्षा चाहिए। और इसलिए हजारों सालों से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से मैं इस बात की मान्यता रखता हूं, और मैं नहीं, मेरे से पहले भी बहुत जी। चिंतक विचारक इस देश में हुए हैं, ऋषि महर्षि, जो इस बात को मानते हैं ये दुनिया करोड़ों वर्ष पुरानी है। और हमारी संस्कृति के अंदर, जिसको संस्कृति कहते हैं, संस्कृति का अर्थ यही है जो संस्कार दे सके, जो परिष्कृत कर सके। एक जो है, जैसे हम लोग एक मूर्ति बनाते हैं, जी। पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को परिष्कार दे करके ही, संस्कार दे करके ही उस पत्थर से हम मूर्ति बना देते हैं। ऐसे आदमी को अच्छे संस्कार दे करके, शिक्षा के माध्यम से
उसको हम अच्छा मानव बना सके, महामानव बना सके, नर से नारायण बना सके, यही शिक्षा का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है। और इसलिए हमारा जितना भी साहित्य है, सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे जोर दिया गया तो शिक्षा पे दिया गया। लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जी, ये सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है। जो देश कभी इतिहास के किसी कालखंड में, और मुझे कहना चाहिए कालखंड भी नहीं, हजारों लाखों वर्षों तक दुनिया का विश्वगुरु रहा, चक्रवर्ती सम्राट इस देश के रहे। और हमारे वेदों के अंदर तो ये आता है कि सा प्रथम संस्कृति विश्ववारा, सारी दुनिया के अंदर अगर कोई संस्कृति पर्याप्त थी, उसका नाम भारतीय संस्कृति था। सारी दुनिया के अंदर ज्ञान और विज्ञान अगर फैला है तो भारत से फैला है। जब हमारा देश विश्वगुरु था, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हम ज्ञान और विज्ञान में हम लोग बहुत ऊपर थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, महाभारत के बाद, महाभारत में जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसको हम विश्व युद्ध कहते हैं, जिसके अंदर कहते हैं 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई। इन 18 अक्षौहिणी सेना का किसी ने हिसाब लगाया है, जो लगभग 40 लाख से ऊपर, कोई 43 लाख करता है, कोई 47 लाख करता है, उसका अंदाज लगे उसमें लगाया गया, इतने लोग उसमें मारे गए। उसे मरने के बाद क्षत्रिय खत्म हो गए। तो कहते हैं कि शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस देश के अंदर शस्त्रों की झंकार चलती हो, वहीं पर शास्त्रों की चर्चा चल सकती है। क्षत्रिय अधिकतर खत्म हो गए, धीरे धीरे शास्त्रों की चर्चा खत्म हो गई, देश में अंधकार छाने लगा। जब वैदिक सूर्य, जब सूर्य छिप जाता है ना, लोग अंधकार को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाते हैं। ऐसे इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर हुआ। वेद रूपी सूर्य छिप गया। वैदिक धर्म का सूर्य छिप जाने के बाद अनेक मत पतांतर, अनेक संप्रदाय इस देश और दुनिया के अंदर आए, जिसको हम तथाकथित धर्म भी आज लोग हम बोलते हैं। और इसलिए अगर आप लोगों ने या किसी ने, आप जो श्रोता लोग होंगे उन्हें पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, हमारे एक धर्मपाल जी हुए हैं, धर्मपाल जी ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल ट्री। ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजीनियस एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। उन्होंने ये लिखा है कि अंग्रेजों के आने से पहले इस देश के प्रत्येक गांव में एक कोई ना कोई जो शाला होती थी, विद्यालय होता था। और अंग्रेजों के आने के बाद इस देश को मिटाया गया, डेलिब्रेटली शिक्षा को खत्म किया गया। 1931 की महात्मा गांधी की जो चातम इंग्लैंड के अंदर जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर इस बात का जिक्र करते हैं वो ब्यूटीफुल ट्री, कि हम लोगों ने अंग्रेज आने के बाद जो पेड़ की जो वो होती है ना, जो रूट होती है, जो उसका मूल होता है, जड़ होती है, हमने उसकी, अंग्रेजों ने उसकी पूरी मिट्टी हटा निकाल दी। दे स्क्रैच्ड द सोइल और लेफ्ट दे मतलब जो है रूट जस्ट लाइक दैट। उससे जो पेड़ सूखने लगा। और पेड़ सूखने के बाद क्या हुआ इस देश के अंदर, लॉर्ड मैकाले आ गए। लॉर्ड मैकाले ने आकर के देखा, इस देश के ऊपर अगर रूल करना है, राज करना है, शासन करना है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना होगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म, लॉर्ड मैकाले का आपको मालूम है मिनट्स आई, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आ गई। और आज दुर्भाग्य से बहुत वर्षों तक आज़ादी के बाद भी हम लोगों के एक यूजीसी के चेयरमैन हुए प्रोफेसर कोठारी, आपने नाम सुना होगा। प्रोफेसर कोठारी ने लिखा, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो पहला शिक्षा कमीशन बना था, एजुकेशन कमीशन, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के जो एजुकेशनिस्ट हैं, भारत के जो शिक्षा चलाने वाले जो लोग हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेस्ट है, वो पश्चिम है। उन्होंने अपने देश की तरफ देखा नहीं। और आज़ादी के बाद भी वर्षों तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और अभी भी 2020 में हम लोग एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 3 जो सबसे बड़ी सुंदर विशेषताएं हैं, उसको मैं कहना चाहता हूँ। पहले ये कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। एक बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है या उसने केमिस्ट्री पढ़ी है और म्यूजिक भी पढ़ना चाहता है, वो पढ़ नहीं सकता था पहले। एक म्यूजिक पढ़ने वाला बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, गणित पढ़ना चाहता है, वो नहीं पढ़ सकता था।
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के आए। बहुविषयक हम कह सकते हैं, एक बहुविषयक अप्रोच उसको हम बोल सकते हैं, ऐसा वो लेकर के आए। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता हमारी इस शिक्षा नीति की ये है कि हम लोगों ने पहली बार भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थान दिया है। और जब ये बन रही थी, मुझे मेरा भी सौभाग्य था, जी। तो मैं मोदी जी के साथ उनके कैबिनेट में काम करता था। जब ये हमारी नई शिक्षा नीति आ रही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो इतनी उत्कृष्ट थी, अच्छे मानव बनाने वाली थी, सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाली थी, हम उसको भूल गए। एक और बात है जो शिक्षा नीति के साथ लोग भूल जाते हैं और बात नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन मैं उसको एक अलग तरह से ले जाना चाहता हूँ। जी। हम लोग कहते हैं ज्ञान होता है, किसी भी चीज का ज्ञान हो सकता है। कारपेंटरी का भी ज्ञान है, गाड़ी चलाने का भी ज्ञान है, लोहार का काम करने का भी ज्ञान है, मिट्टी के बर्तन बनाने का भी ज्ञान है। एक ज्ञान है, ज्ञान से ऊपर एक विशेष ज्ञान है, उस विशेष ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। जी। लेकिन सारी दुनिया का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान और विज्ञान में समाहित नहीं है, इससे भी परे की, उससे भी ऊंची एक बात है, उसको हम प्रज्ञान बोलते हैं, उसको हम रियलाइज नॉलेज बोलते हैं। और अधिकतर इस देश का, कहना चाहिए दुनिया का, जो असली ज्ञान आया है, असली ज्ञान जिसको मैं बोल रहा हूँ जी। और जिसको ट्रू ज्ञान, ट्रू नॉलेज बोलते हैं, वो प्रज्ञान से आया है। वो प्रज्ञान कैसे आता है? वो प्रज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, वो प्रज्ञान किसी के पढ़ाने से नहीं आता है, वो प्रज्ञान जो आंखें खोल के ये टेक्नोलॉजी से नहीं आता है, जी। वो प्रज्ञान आंखें बंद करने से आता है। वो प्रज्ञान जो है, या अंदर के रियलाइज होता है, वो योग से आता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस देश के अंदर मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो योग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम शायद उस पर पहुँचने के लिए तो समय लगेगा, लेकिन लोगों ने ज़रूर आसन सीखे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय शिक्षा नीति बहुत कुछ कायाकल्प करने का काम जरूर करेगी। जी। सर, आपने विस्तार से बताया कि कौन-कौन से मेजर पहलू हैं जो, और मतलब हमारे लिए भी सौभाग्य की बात ये होती है कि जो इसके क्रिएशन में इन्वॉल्व रहे हैं, आप जैसे लोग, और स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स जिनका एक्सपीरियंस रहा है इतने लंबे समय का, तो वो आप अपना ज्ञान जब लेकर आते हैं, तो उससे इस तरह की शिक्षा नीति में प्रखरता आती है। आपने एक बात कही मातृभाषा में शिक्षा की, तो सर थोड़ा-सा आप इसको और एलैबोरेट अगर करना चाहें कि किस तरह से हम भारत जैसे एक विविध राष्ट्र में भाषा के माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं या बच्चों को ज़्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते देखिए, एक बच्चा जो मातृभाषा में जब माँ जिस बात से बोलती है, केवल बोलती की बात नहीं है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब भी बच्चा सुनता है। हैं? जी। और इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। एक मैं आपको कहानी, सच्ची कहानी है। हमारे भारत का एक कपिल, एक दंपति जर्मनी के अंदर रह रहा था। जी। और जर्मनी के अंदर रहने के बाद जब अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चे को वहाँ के जर्मन स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेकर के गए, और वहाँ जर्मन स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसने पूछा कि आप घर में क्या बोलते हो, घर में कौन सी भाषा बोलते हो? तो बोला कि हम तो घर में हिंदी बोलते हैं। कि घर में आप हिंदी बोलते हो और बच्चे को जर्मन स्कूल में दाखिल कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के विकास, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, जी। कि जर्मनी के अंदर ये सोच है कि माँ बाप जिस भाषा में बोलते हैं बच्चे के साथ, उस भाषा में अगर बच्चे के अंदर जो संस्कार डेवलप होते हैं उससे वो बहुत जल्दी पकड़ता है, नहीं तो हम भाषा सीखते सीखते रह जाते हैं। और मैं तो एक और बात कहता हूँ, देखिए हमारी जो भाषा है, हम मातृभाषा सीखते, मातृभाषा, भाषाओं की जो मातृभाषा है वो क्या है? उसको हम संस्कृत बोलते हैं, उसको हम संस्कृत बोलते हैं। दुनिया की सारी भाषाएं, आज हम लोग माने या मत माने, पहले भी मानते थे, आगे भी समय आएगा लोग मानेंगे, दुनिया की अधिकतर, मैं कहता हूँ सब भाषाओं की जननी का नाम संस्कृत है। वो वेद भाषा से निकली है या देव भाषा से निकली है। पहले हमारा एक सारा का सारा साहित्य, आज हमारा 1.5 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, लगभग 1.5 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट वो संस्कृत में लिखा हुआ है। क्यों? वो नेचुरल भाषा थी, उससे बच्चा बहुत जल्दी उससे सीखता था। हमारे देश के अंदर ही सीखते थे। तो मातृभाषा के अंदर जो बच्चा सीखता है, दूसरी भाषा सीखेगा तो उसमें जो उसका दिमाग ज़्यादा लगता है, ज्ञान को सीखने के लिए, बहुत बातें पकड़ने के लिए जो आता है, ये नेचुरल है मातृभाषा के लिए।
और इसलिए नई शिक्षा नीति का जो जोर है इस बात पर कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे घर में जो है बच्चे जो माँ बाप जो तमिल बोलते हैं और बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं, या घर में माँ बाप जो है हिंदी बोलते हैं और बच्चे को जो है अंग्रेजी अंग्रेजी उसमें सिखाएं। इसका बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। सर, मातृभाषा के साथ साथ आपने वेदों की भी बात की और संस्कृत की बात की, वैदिक विद्यालयों की, पुराने विद्यालयों के सिलसिले में बात की। अगर हम वैदिक शिक्षा को आज के समय में लें, हम गणित की बात करते हैं, आयुर्वेद के ज्ञान की बात करते हैं, बहुत से वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की बात करते हैं आज के समय में। तो ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इसको अगर हम वैदिक शिक्षा के साथ मिलाकर आज की शिक्षा नीति और आज के समय में अगर देखें, तो वहाँ पर क्या ऐसा कुछ है जो भारत कर सकता है या उसे करना चाहिए? देखिए, हम लोग थोड़ी सी वैदिक शिक्षा को समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वैदिक शिक्षा एक अलग है, आजकल की मॉडर्न एजुकेशन अलग है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल के ज़माने में हमने तरह तरह की लाइट बनाई है, जी। पर सूरज किसने बनाया? हम लोग नहर खोदते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, पर समुद्र किसने बनाया? नदी किसने बनाई? अलग अलग तरह के पंखे चलाते हैं, जी। पर हवा में एयर किसने बनाई? ठीक इसी तरह से जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतनी वैज्ञानिक, इतनी व्यवस्थित, इतनी सुंदर और इतनी उद्देश्यपूर्ण दुनिया बनाई, जब उसने दुनिया बनाई, जिसने मनुष्य बनाया, तो उसको मनुष्य को इस दुनिया में रहने के लिए कोई ज्ञान भी तो दिया होगा। जो ओरिजिनल ज्ञान था, जो ज्ञान का बीज था। जैसे मैंने कहा, आज दुनिया का कितने लाखों वैज्ञानिक है आज दुनिया के अंदर। क्या कोई वैज्ञानिक किसी ने आज तक ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि मैंने कोई नया बीज बनाया है? किसी फसल का नया बीज बना दिया हो, किसी फल का नया बीज बनाया हो, किसी सब्जी का नया बीज बनाया हो, किसी अन्न का बीज कोई बना नहीं सकता है। जब कोई बीज नहीं बना सकता, तो ज्ञान का बीज कैसे को बना सकता है? इस ज्ञान के बीज का नाम ही वेद है। और इसलिए हम ये ऐसा मानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर जो आज शिक्षा है, जी। सारी दुनिया के अंदर जो ज्ञान है, उसका जो बीज रूप है, वो हमारे वेदों से निकला है। आज जितना भी आज साइंस और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतनी फैल रही है, उसका कहीं न कहीं से उसका संबंध है, उसका वैदिक शिक्षा से आता है। और इसीलिए हमारे हमारे ऋषियों ने, विशेषकर आधुनिक काल में अगर मैं कहूँ, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो तीसरा समोल्लास है, उसका जो तीसरा चैप्टर है, उसके अंदर उन्होंने पठन पाठन अध्ययन अध्यापन की विधि लिखी है। उन्होंने कहा, अगर बच्चे को विद्वान बनाना है, कौन नहीं चाहता मेरे बच्चे विद्वान बने? अगर विद्वान बनाना चाहते हो, तो उसका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन क्या होना चाहिए? उन्होंने जो लिखा सारे ग्रंथ, उसमें ऐसा नहीं कहा कि एक केवल गणित पढ़ लो या एक केवल मेडिकल किताब पढ़ लो। हमारे ऋषियों ने तो ये कहा, एकम शास्त्र अधियानो विद्या च शास्त्र में निर्णयम। एक शास्त्र पढ़ने के बाद, एक विद्या पढ़ने के बाद कोई विद्वान नहीं बन सकता, कोई शास्त्र नहीं बन सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूँ, हमको इसको अलग अलग समझना बंद कर देना चाहिए। जो हमारी वैदिक प्रणाली, ऋषियों की जो प्रणाली थी, उसके आधार पर उस वैदिक शिक्षा को लेकर के चलना चाहिए। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन भी जो है, और साइंस और टेक्नोलॉजी, ये उसी का पार्ट बनना चाहिए। हम लोगों को जो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करने के काम नहीं चलेगा। ऐसे वैदिक शिक्षा मूल है, हम लोगों ने अलग अलग उसको कर दिया, और इसलिए आजकल गड़बड़ हो रहा है। आप लोगों ने महाभारत का युद्ध सुना होगा। महाभारत के युद्ध में कहते हैं, भीष्म पितामह 10,000 को लोगों को रोजाना मारते थे। क्या ये संभव है कि धनुष बाण चलाकर संभव है क्या? उनके पास इस प्रकार के हथियार होंगे या इस प्रकार के एटम बम होंगे, लेकिन कोई रेडिएशन नहीं था, कोई विकिरण नहीं था। साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप तो थी, लेकिन उसको विज्ञान कहा है ऋषियों ने, जो मनुष्यों को नुकसान नहीं कर सके। आज हम लोगों ने इतने जो है, इतने कीटनाशक औषधियाँ वो बनाई हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाए हैं। जी। हम कीड़ों को तो मारते हैं, लेकिन क्या जमीन के अंदर जहर नहीं फैलता? क्या पर्यावरण के अंदर कितना जहर फैलता है, वायु भी खराब होती है। उनका सारा का सारा विज्ञान जो है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए था। इस मनुष्य मात्र के कल्याण को, कल्याण वाले विज्ञान को डेवलप करने का अगर किसी के पास जो है मूल है, उसका नाम वैदिक शिक्षा है। जी। आप
विज्ञान के सेंस में बात कर रहे हैं, आपने कहा कि एक अमलगमेशन होना चाहिए, हाँ, सभी को साथ में लेकर आएँ। बिल्कुल। सर इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, क्योंकि शिक्षा में स्पेशली कोविड के दौरान हमने देखा है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल, टैबलेट लैपटॉप मोबाइल आदि का इस्तेमाल किया गया बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पहुंचाने के लिए। इसका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, और स्पेशली नई शिक्षा नीति के साथ साथ वैदिक शिक्षा और भारत की आधुनिक शिक्षा को अगर हम मिलाएं तो इसमें डिजिटलाइजेशन कहाँ बैठता है? देखिए, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद डिजिटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया। इसके हमको कई फायदे भी हुए। हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे टीचर्स की कमी थी। जी। डिजिटल माध्यम से अब टीचर कहीं का भी हो सकता है। डिजिटल माध्यम से हमारे कोर्स तैयार किए गए। भारत सरकार ने भी, शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार के जो कोर्स करके इस प्रकार के ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। बहुत हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई जी। कि जिस प्रकार से ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो, उसमें डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस प्रकार से मैं कहता हूँ गांव-गांव जो है डिजिटाइजेशन करने के लिए जो है कहीं केबल बिछाना है, कहीं कुछ करना है, ये सब जो हुआ है इस सरकार में आकर के जितना प्रचार और प्रसार हुआ है, आज जो है जैसे आप बोलते हैं वाईफाई आ गया है, हमारा सोशल मीडिया इतना इतना जो एक्टिव हो गया है, एक प्रकार से हम लोग जो आज एक जो काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया को उसको कैसे मालूम चलता है। तो ये तो ज्ञान विज्ञान का इससे बड़ा प्रचार का साधन का, लेकिन इसके एक लिमिटेशंस भी है। हम लोग केवल ये समझने लगे कि हम डिजिटाइजेशन के कारण जो है हम सब कुछ सीख लेंगे, नहीं। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो संस्कार उससे डेवलप होते हैं, इसलिए हमारे हमारे देश के अंदर आचार्य बोलते थे, जी। शिक्षक नहीं आचार्य बोलते थे। आचार्य कैसा? जिसका आचार देख कर के लोग आचार समझते थे। जिसके पास आचार हो, जिसके पास चरित्र हो, इसलिए बोलते थे कैरेक्टर इज नॉट टोट, कैरेक्टर इज नॉट टोट, कैरेक्टर इज कोट। जैसा कैरेक्टर सामने देखेंगे, टीचर का कैरेक्टर जैसे देखेंगे, उसको बच्चा सीखता था। तो बहुत बातें केवल हम जो है केवल डिजिटाइजेशन के माध्यम से नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक आखिरी पहलू के रूप में अगर हम कौशल शिक्षा को देखें, आपने अभी बात भी की हाँ, कि अगर लोहार शिक्षा ग्रहण कर रहा है या उसका जो ज्ञान है वो कैसा है, हाँ। तो स्किल डेवलपमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन को, इनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। और इसमें अगर हम कौशल शिक्षा को लें, उनकी जो ज़रूरतें हैं आज के समय में अगर उनको लें, तो उसके बारे में नई शिक्षा नीति और आमतौर पर सरकार का क्या रवैया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले भी मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया। उनको ये मालूम था कि हमारे देश के अंदर जो हाथ की दस्तकारी कभी इतनी ज़्यादा थी, धीरे-धीरे करके हम उसको भूल गए। हमने हाथ की दस्तकारी को इज़्ज़त देना से जो है बंद कर दिया। हाथ की उसको इज़्ज़त देना बंद कर दिया, धीरे दस्तकार जो है ख़त्म होने लगे। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट जो है, आदमी के पास जितना जो है माइंड का डेवलपमेंट जितना इसके सीखना, महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा के अंदर 3 बातें होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जो है, इट शुड कैटर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 थिंग्स। हुँ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हेड, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हार्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हैंड्स। हुँ। हैंड को दस्तकारी दो, स्किल दो, जी। उसको ज्ञान दो, और यहाँ पर दया और कंपैशन और भावना, वो भावना दो। ये शिक्षा के अंदर ये जो बात आएंगी, और इसलिए हाथ की दस्तकारी में हम लोग बहुत पीछे रह गए, इसके डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पीछे गए। जर्मनी और चाइना लोग हमसे बहुत आगे पहुंच गए, जापान बहुत बहुत आगे पहुंच गया। इसलिए हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे मोदी सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि शिक्षा नीति के आने से पहले, शिक्षा नीति में तो इस बात पर जोर दिया ही गया है, जी, जी। प्रोफेशनलिज्म पे। आज बच्चे सरकार अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए गए हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन उससे भी पहले स्किल डेवलपमेंट पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्किल करो, रीस्किल करो, अप स्किल करो, इस पर जो इतना जोर दिया गया, उससे भी इस देश की जो है, अगर हम इस देश को 2047 तक वास्तव में जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर और एक बहुत ही सक्षम, पूर्ण रूप से विकसित देश अगर बनाना चाहते हैं, उसके लिए इस स्किल डेवलपमेंट की, इस कौशल विकास की, हाथ की दस्तकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना डिटेल में इन सब सारी बातों को रखा जो नई शिक्षा नीति के अराउंड आती हैं। हमने डिजिटलाइज़ेशन पे, कौशल विकास पे, वैदिक शिक्षा पे, स्पेशली मातृभाषा पे जो हमारे हिसाब से आज के समय में इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत के युवाओं को और बच्चों को समझने के लिए। उन पर बात की। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पूर्व आईपीएस ऑफिसर और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर रिजुनेशन, गंगा रिजुनेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।